नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने 7वीं कक्षा की भूगोल की सीरीज़ का पार्ट 5 लेकर। आज हम इस कक्षा में एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा 7 की पुस्तक का पाठ नंबर 5 जिसका नाम है जल, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करेंगे। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से आपको ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। जल। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो ये हमें पता है कि जैसे जैसे सूर्य का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से जल उबलता है और उबलने के पश्चात उसका वाष्पन होता है। तो क्या होगा, जब सूर्य का ताप के कारण क्या होता है, जल वाष्पित होगा। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होता है और जब जलवाष्प ठंडी हो जाती है, वाष्प ठंडी हो जाती है, तो वह क्या हो जाती है, संघनित होकर फिर वापस से बूंद या जल का रूप ले लेती है, संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो जो जलवाष्प होता है वो पहले क्या हुआ, जल गर्म हुआ सूर्य के तापमान की वजह से, उसमें फिर वाष्पन हुआ, वाष्पन की प्रक्रिया से वो वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर के फिर दोबारा से जब जलवाष्प ठंडा होगा तो वह संघनित होकर क्या करेगा, बादलों का रूप ले लेगा। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। तो फिर जब बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है जलवाष्प संघनित होकर, तो जब जलवाष्प भारी हो जाता है, बादल भारी हो जाता है, वह उसको आगे नहीं ले जा सकता वायु के द्वारा, तो वह फिर वर्षा के रूप में या हिम के रूप में या ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी की सतह पर या समुद्र की सतह पर गिरता है। जल चक्र। जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल क्या होगा, अपने स्वरूप को बदलेगा। पहले वह महासागरों में था, महासागरों के बाद वह वाष्प बन के वायुमंडल में गया, वायुमंडल के बाद फिर वहाँ पर संघनित होकर वर्षा के रूप में फिर वापस से धरती पर आ गया। तो इससे एक चक्र का निर्माण हुआ जिसको हमने जल चक्र कहा। जल चक्र के लिए हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये समुद्र है, समुद्र से जल वाष्पित हुआ सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य की ऊष्मा के कारण। यहाँ से वाष्पन होने के पश्चात ये बादलों के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जलवाष्प जब इकट्ठा हो गया तो संघनित होकर क्या हो गया, बादल बन गए। ठीक है, जलवाष्प संघनित होकर क्या बने, बादल बने। उसके पश्चात फिर जब संघनित होकर ये बादल बने और जब हवा इन बादलों को आगे नहीं लेके जा सकती, नहीं ले जा पाती है, तो उससे फिर वर्षा होती है और ये फिर जल के रूप में धरती की सतह पर वापस से गिरता है। तो इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं अब हम। एलवण जल के मुख्य स्रोत, यानी कि जो एलवण जल है जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो नदी में, ताल में, सोते और हिमनद में। कहाँ कहाँ मिलेगा, नदी, ताल, सोते यानी कि झील और तालाब में, और आपको हिमनद, हिमनद यानी कि जो हिम की नदियाँ होती है, जो बर्फ़ की नदियाँ होती है, उनमें। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो जो महासागरों और समुद्र का जल होता है वो लवणीय होता है, यानी कि उसमें सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक की मात्रा होती है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो जो समुद्र में पानी मिलता है या जो महासागर के अंदर पानी होता है, उसमें ही हमने बता दिया आपको कि उसमें जो नमक की मात्रा होती है या सोडियम क्लोराइड होगा या फिर जो हम खाने का नमक प्रयोग करते हैं उसी के रूप में वो जल में मिला होता है। जल का वितरण। जल कितने प्रतिशत किस रूप में पाया जाता है, इसके विषय में हम इस पॉइंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। तो कितने चौथाई भाग ढका हुआ है, 3/4। ठीक है, 70%, लगभग 70% के आसपास का हिस्सा किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। हमें पता है कि जो पृथ्वी पर 70% के आसपास जल है, यानी कि 3/4 के आसपास जल है, लेकिन फिर भी अनेक देशों में जल की समस्या क्यों हो रही है, इसका कोई रीज़न तो होगा। तो यह, इसके रीज़न के लिए भी पहले हमें ये तालिका समझनी पड़ेगी, जो जल का वितरण है वो किस किस प्रकार से है। उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर हमें खुद ब खुद ही मिल जाएगा कि हमें जल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है।
आप ये देख सकते हैं कि इस तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत बताया गया है। क्या बताया है? जल के वितरण का प्रतिशत। तो महासागरों के अंदर कितना जल मिलता है? 97.3%। कितना? 97.3%। ठीक है। बर्फ छत्रक यानी कि जो बर्फ के रूप में है वो कितना है? 0.2 0.20%। भूमिगत जल कितना है हमारा? 0.68%। झीलों का लवण जल, तो जो झीलों का लवण जल है वो कितना है हमारे पास? जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, जो झीलों के रूप में इकट्ठा है, झील के अंदर जल जो इकट्ठा है वो कितना है? 0.009%। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो स्थल के अंदर कुछ झीलें ऐसी हैं जो नमकीन है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहेंगे? 0.009%। और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में कितना जल है? तो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में हमारे पास जल है 0.0019%। ठीक है। आगे बात करेंगे तो नदियों में कितना जल है? तो नदियों में हमारा 0.001%। तो आप इस तालिका से हमें यह पता लगता है कि सबसे ज़्यादा महासागरों के अंदर जल है। कितना? 97.3%। और उसके साथ फिर ये नमकीन जल यहाँ पर भी आ जाता है, ये 0.09%। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये लगभग 98% जल जो है हमारा लवण वाला जल होता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको दैनिक जीवन में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये लवणीय जल होता है। और लवण जल की मात्रा हमारी लगभग 2% के आसपास है, इसलिए अनेक देशों को जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि लवण जल हमारे पास अधिक है और पृथ्वी पर, लेकिन जो लवणीय जल है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, लगभग 98% के आसपास। और जो लवण जल है जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, वह केवल 2% के आसपास ही हमारे पास है। इसलिए अनेक देशों को पानी की समस्या का या जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण की, कि महासागरीय में किस तरह से जो महासागर का जल है वो किस तरह से परिसंचरण अर्थात गतिविधि या गतियाँ करता है। तो ये देख लेते हैं हम। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो महासागरीय गतियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराएं के रूप में। तो जो महासागरीय परिसंचरण है उसके अंदर 3 प्रकार की गतियाँ होती है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो सबसे पहले हम तरंगों के विषय में पढ़ेंगे कि महासागर में किस किस प्रकार की कैसी तरंगे होती हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। महासागर की सतह पर आपने देखा होगा कि जल जो है वायु के द्वारा या अनेक कारकों के माध्यम से जल एकदम से ऊपर उठता है और फिर वह वापस नीचे गिरता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जलिए। ये हमने मान लिया कि महासागर की सतह है जहाँ से जल ऊपर उठा और ये फिर वापस नीचे आ गया, तो इसको हमने क्या कहा? तरंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं सुनामी। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण। अर्थात जब जल का जो समुद्र है, महासागर है, उसके नीचे क्या होगा? भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए समुद्र के अंदर, या फिर भूस्खलन हो जाए। इन कारकों से क्या होता है? महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जब भूकंप आएगा या ज्वालामुखी उद्गार होगा या जल के नीचे भूस्खलन होगा तो उससे क्या हो जाता है? तो जो समुद्र का जल है वो विस्थापित होकर बाहर आ जाता है समुद्र से। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 15 मीटर तक की ऊंची, ठीक है, 15 मीटर ऊंचाई वाली विशाल जो तरंगे होती है, ज्वार होता है, जब तरंगे ऊपर उठती है तो जो ज्वारीय तरंगे हैं वो उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है। सुनामी कब आती है? जब जल के अंदर, ठीक है, जल के स्रोत जैसे कि महासागर, समुद्र, बड़े स्रोत, ठीक है ना, समुद्र और महासागरों के अंदर जब भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इससे क्या होता है? ये तरंगे उठती हैं 15 मीटर तक ऊंचाई की, ठीक है, 15 मीटर ऊंचाई वाली जो तरंगे उठती हैं उससे क्या होता है? ये ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो इतनी ऊंची तरंगे होती हैं उनको ज्वारीय तरंगे कहते हैं। और ज्वार क्या होता है? जल का उठना ज्वार होता है और जल का वापस गिरना भाटा। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ज्वार होता है या ज्वारीय तरंगे होती हैं वो उठती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, यानी कि सबसे जो विशाल सुनामी है उसकी जो तरंगों की लंबाई है, जो तरंगों की ऊंचाई है वो कितनी मापी गई है? 150 मीटर ऊंची। ठीक है ना, तो 150 मीटर तक की ऊंचाई की तरंगे अब तक आ चुकी है सबसे ज़्यादा। वैसे मिनिमम जो औसत होता है वो 15 मीटर तक से नीचे का होता है, उसको तरंग बोलते हैं, लेकिन जो 15 मीटर से ऊंचाई की तरंगें जो उठती हैं तो वो सुनामी के रूप ले लेती हैं। ठीक है। और अब तक जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई की है वो कितनी है? 150 मीटर के आसपास की। ठीक है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो जो ये तरंगे होती हैं, जो सुनामी के अंदर तरंगे आती हैं, वो
किस गति से चलती हैं? तो ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। ठीक है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में भारत के तटीय क्षेत्रों में क्या आई थी? एक सुनामी आई थी। ठीक है, हिंद महासागर के अंदर ये सुनामी आई थी और इस सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जब सुनामी आई तो उसके बाद क्या हुआ? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है भारत के अंतर्गत दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें क्या हुआ? सुनामी के बाद वहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट है हमारा, सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वैसे तो सबसे अगर भारत की स्थलीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो हमारा भारत की स्थलीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होता है, लेकिन अगर द्वीप समूह के अंतर्गत हमारे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो जो सुनामी आई उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये क्या हुआ? डूब गया। कब? 2004 की सुनामी में। सुनामी पृथ्वी का तांडव, ये जो 2004 की सुनामी आई थी उसकी घटना का वृत्तांत दिया गया है 7वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक में। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 2004 को सुनामी आई थी। कहाँ पर आई थी? तो ये हिंद महासागर के अंदर आई थी। और इसमें कौन सी तरंगों से? तो जो सुनामी की तरंगे हैं उनसे और जो पोताश्रय तरंगे हैं उनसे, इन दो तरंगों से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। तो एक भूकंप आया था जिसका अधिकेंद्र कहाँ पर पाया गया था? ये सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, सुमात्रा स्थान का नाम और ये इसकी पश्चिमी सीमा पर जो ये भूकंप आया था उसका अधिकेंद्र पाया गया था। ठीक है, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 थी। तो आप देख सकते हैं, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो भूकंप की तीव्रता है अगर वो 7 से अधिक हो जाती है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। और इसकी 9 मापी गई थी, तो कितना शक्तिशाली भूकंप रहा होगा ये, और इसकी वजह से सुनामी आई थी वो कितनी सर्वाधिक शक्तिशाली सुनामी आई होगी। ठीक है, तो ये इस भूकंप की कितनी थी रिक्टर स्केल पर पैमाने पर? तो ये 9 की तीव्रता थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो जो भारतीय प्लेट थी वो किसके नीचे धंस गई थी? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया। तो जो समुद्र तल था इसमें एकदम से ये इस प्रकार की गति जो हुई थी प्लेटों के अंदर, क्योंकि कंपन कब होता है? भूकंप कब आता है? जब प्लेटों में गति होती है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो जब ये प्लेट, जो भारतीय प्लेट है उसके नीचे क्या हुई? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी जो भारतीय प्लेट थी। इससे क्या हुआ? वहाँ पे हिंद महासागर की जो समुद्र की सतह है उसमें हलचल हुई, एकदम से जो गति हुई उससे यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। तो जब ये गति हुई तो जो महासागरीय जो जल तल है, जो महासागर के नीचे का जो सतह होती है जल के नीचे की, वो जो तल क्या हुआ? जैसे ये आपका ये तल है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? बीच में से टूट करके ये 10 से 20 मीटर तक ये ऐसे विस्थापित हो गया, इधर चले गया इधर चले गया। लेकिन फिर वापस से ये जो तल है, जो ये अगर ये हमने भारतीय प्लेट मान ली, ये हम मान लेते हैं भारतीय प्लेट, और ये हम मान लेते हैं आपकी बर्मा प्लेट। तो ये भारतीय प्लेट क्या हुआ? फिर वापस से ये ऐसे इसके नीचे धंस गई। ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ, अभी समरी में भी पढ़ाएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, महासागरीय तल क्या हुआ? 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया, और फिर क्या हुआ? ये एक दूसरे के नीचे की दिशा में झुक गए। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। तो जब मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे दूर हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? जल आकर के जल इस दिशा में आ गया वापस से। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। तो समुद्र तटों से जल हट करके क्या आ गया? ये जो गैप आया 10 से 20 मीटर का, यहाँ पर ये इस गैप को भरने के लिए जल तटों से हट गया। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। तो फिर क्या हुआ? जब ये जल यहाँ पर वापस आया, यहाँ पर आया, लेकिन क्या हुआ? जो ये भारतीय प्लेट है ये बर्मा प्लेट के नीचे ऐसे धंस गई, तो फिर वो गैप कवर हो गया। अब गैप कवर होने से क्या हुआ? जो ये जल अंदर आया था तो ये वापस से फिर तेजी के साथ बाहर समुद्र तटों की ओर गया। ठीक है,
जो ये जल अंदर आया था जो गैप कवर करने के लिए, तो ये गैप कवर कब हो गया? गैप तो कवर हो गया कि जब भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट से नीचे धंस गई, तो ये गैप कवर हो गया। अब उस गैप को कवर करने के बाद क्या हुआ? जो ये गैप कवर करने के लिए जल आया था ये वापस तटों की ओर लौट गया। पहले तो ये इधर को आ रहा था जल, लेकिन ये फिर वापस से इधर तटों की ओर लौट गया। इससे क्या हुआ? तटों पर सुनामी आई। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई। तो जो सुनामी की जो तरंगे थी वो कितने गति से आई थी? 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। तो जो हमारे वायुयान हैं उनकी गति से भी इसकी हम तुलना कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंद महासागर के कुछ द्वीप हैं जो हिंद महासागर के अंदर मिलते हैं वो क्या हुए? पूरी तरह से डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु, हम कहते हैं ना कि भारतीय सीमा, अगर हम स्थलीय सीमा को देखा जाए तो हमारा कन्याकुमारी है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार से हम देखते हैं अपना दक्षिणतम बिंदु भारत का, तो वो कौन सा होता है? हमारा इंदिरा पॉइंट। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार के अंदर, वो भी क्या होगा? पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। तो जब सुमात्रा में भूकंप आया तो यहाँ से अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है और ये श्रीलंका, यहाँ से जब ये इस तरफ बढ़ी तो इनकी जो तरंगों की लंबाई थी वो क्या हो गई? कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। तो जब एकदम से भूकंप आया था, जब इसकी गति कितनी थी? 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये तरंगे आगे की तरफ यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका की तरफ बढ़ी तो ये इनकी गति कम होकर के कितनी हो गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। तो जो सुनामी तरंगे थी वो कहाँ तक चली गई थी? जब वापस जो गैप कवर करने के लिए जो जो सुनामी की तरंगे थी वो अंदर की तरफ महासागर की तरफ बढ़ी तो कितने किलोमीटर तक बढ़ गई थी? ये 3 किलोमीटर तक, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी तट के अंदर आ गई थी। सुनामी के बाद जब गैप कवर हो गया था वो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, तो जब ये वापस आई थी तो तटों के अंदर यानी कि जो स्थलीय भाग है वहाँ पर कहाँ तक आ गई थी? ये 3 किलोमीटर तक आ गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ? 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो 10,000 से अधिक लोग मर गए थे और 1 लाख से अधिक लोग के घर प्रभावित हुए थे। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए और 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए। भारत में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है वो वाला, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो तटीय प्रदेश है हमारा हिंद महासागर वाला, जो हिंद महासागर का तटीय प्रदेश है वो हमारा पूरा प्रभावित हुआ था भारत का। जैसे कि जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से ही भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, हमने पहले ही बताया था, लेकिन इसको हम इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए पहले से ही तैयार रह करके। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। भूकंप का हम पता नहीं लगा सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनामी आने से 3 घंटे पहले हमें पता चल सकता है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसमें ऐसी प्रणालियाँ लगाई गई हैं ताकि अगर वहाँ पर कोई सुनामी आए या कोई तूफान आए तो उसका हमें 3 घंटे पूर्व पता चल जाए। लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए हिंद महासागर में जब 2004 में सुनामी आई थी तो वहाँ पर ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, ऐसी प्रणाली नहीं लगाई गई थी, तो इसलिए हमें हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसका पता नहीं चल पाया था। लेकिन अगर प्रशांत महासागर में ये सुनामी आती है तो हमें 3 घंटे पहले पता चल सकता है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। तो जो प्रशांत महासागर कि अगर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तुलना की जाए सुनामी को लेकर के तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा सुनामी आती है, इसलिए वहाँ पर ऐसी प्रणालियों का विकसित किया गया है, विकास किया गया है। लेकिन हिंद महासागर में प्रशांत महासागर की तुलना में कम सुनामी आती है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसी प्रणालियों का विकास नहीं हो पाया है, ऐसी प्रणालियों को विकसित नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो जो हिंद महासागर के नीचे की सतह है वहाँ पर भूकंपीय क्रिया क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। तो जो दिसंबर 2004 में सुनामी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी वो उसने क्या किया? जो दक्षिण एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया,
ठीक है। ये दक्षिणी एशिया, ठीक है, ये दक्षिणी भाग ये वाला, और दक्षिणी पूर्वी एशिया ये वाला भाग पूरा। इस तरह से अगर हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये नीचे वाला भाग, इस वाला ये दक्षिण वाला, और ये दक्षिण पूर्व एशिया, ये पूरा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कई सौ वर्ष पहले ऐसा विनाश हुआ होगा, लेकिन कई सौ वर्ष बाद ऐसा विनाश हमें देखने को मिला था। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसी कोई सी भी सुविधा नहीं थी जिससे हमें सुनामी का पता लग सके। एक तो इस वजह से, और दूसरा क्योंकि वहाँ पर जो जनता थी, जो लोग वहाँ पर निवास करते थे, उनमें इतनी जागरूकता नहीं थी सुनामी के प्रति। इस वजह से क्या हुआ, ज़्यादा जीवन की और संपत्ति की क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, क्योंकि जो मैंने बताया अभी कि जैसे दो प्लेट के बीच में जो गैप आ गया था, उसको कवर करने के लिए जो तटीय क्षेत्र का जल है वो अंतर महासागर के तरफ बढ़ता है, जिससे जो तटीय क्षेत्र का जल है वो अंतर महासागर की तरफ बहुत तेजी से जाता है। फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अजंबे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। तो जो मैंने बताया था कि ये दो प्लेटों के बीच में गैप आया, यहाँ पर जल आकर इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, तटों से जल इस तरफ आया, तो तट क्या हो गए, तट जल जल से खाली हो गए। जो समुद्रों के तट थे वो जल से खाली हो गए। तो लोगों को ऐसा लगा पता नहीं ये क्यों हुआ, तो इस घटना को देखने के लिए लोग ऊंचाई पर जाने के बजाय तटों पर आ गए। और फिर जैसे ही ये भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे आ गई तो ये गैप कवर हो गया, और ये फिर से जो तरंगे थी, जो जल था, वो वापस से समुद्र तटों की ओर लौट गया। इससे क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई, क्योंकि जो वापस जल आया, तो संख्या जो वहाँ पर देख रही थी, तटों पर खड़े होकर उस जल को देख रही थी, तो उन सब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये एक घटना थी 2004, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी हिंद महासागर में आई थी। ये कहाँ आई थी, तो ये भूकंप के कारण आई थी। और भूकंप कहाँ आया था, तो सुमात्रा में अधिक केंद्र था भूकंप का, ठीक है। और ये जो हमारा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये पूरा प्रभावित हुआ था। और भारत के जितने भी ये हिंद महासागर में या बंगाली खाड़ी की तरफ जितने भी हैं, जो हमारा पूर्वी घाट है, वो पूरा इससे प्रभावित हुआ था। अब बात करते हैं ज्वार भाटा के विषय में। तो ज्वार भाटा क्या है, इससे पहले मैं आपको उस सुनामी की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, कि ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी का विनाश। तो किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये घर है, और ये घर क्या है, पानी में, सुनामी के पानी में सब डूब गए। खेत हैं, खेतों में क्या है, समुद्र का पानी आ गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम ज्वार भाटा के विषय में। तो ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो दिन में 2 बार क्या होता है, जो समुद्री जल है वो उठता है और फिर वापस समुद्र के अंदर चले जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार यानी कि पानी का उठना, और भाटा यानी कि पानी का गिरना। ज्वार जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, यानी कि जब बहुत ऊंचाई तक जल की तरंगें उठती हैं और वो तट को डुबो देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। भाटा जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चले जाता है। तो जो तरंगे ऊपर उठी फिर वापस वो तट से पीछे चली जाती हैं, तरंगे वापस, या जल जो है वापस तट से पीछे चले जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। तो जल का उठना या आगे आना वो क्या कहलाएगा, ज्वार, और जल का पीछे जाना या नीचे आना वो क्या कहलाएगा, भाटा, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटे किस कारण आते हैं, तो सूर्य चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी के जल को अपनी ओर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आकर्षित करते हैं, इससे जो ज्वार भाटा है वो आता है। तो किसके कारण आता है ज्वार भाटा, ये याद रखेंगे, सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा के निकट होगी तो चंद्रमा क्या करेगा, जो पृथ्वी पर जल है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो जब आकर्षित करेगा यानी कि पानी को ऊपर की तरफ आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, तो पानी क्या उठेगा, जैसे ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के जल को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो पानी क्या होगा, इसकी तरफ को उठेगा, तो इसको क्या कहेंगे, हम ज्वार कहेंगे। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या कब आती हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक क्या हो गए, एक लाइन में, सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, पृथ्वी ये है,
ठीक है, सन, अर्थ और मून। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो क्या होते हैं, व्रत ज्वार आते हैं। इस समय क्या आते हैं, व्रत ज्वार, यानी कि बड़े ज्वार आते हैं। ठीक है, और जब ये इस तरह से होते हैं, सन, अर्थ और, जब सीध में होंगे तो क्या होगा, बड़े ज्वार आएंगे। और जब ये इस ऐसे होंगे, सन, अर्थ और मून ऐसे होंगे, जब ये समकोण बनाएंगे तो ये क्या हो गए, लघु ज्वार आएंगे। ठीक है, जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, अर्थात जैसे मैंने बताया ना, सन, अर्थ और ये मून, जब ये वाली स्थिति होती है तो ये क्या बनाते हैं, तो चांद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागर जल पर पड़ता है। तो क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो इस तरफ जल को खींचता है और जो सूर्य होता है वो इस तरफ जल को खींचता है। इससे क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। जब दोनों ही एक ही दिशा में खींचते हैं तो क्या आएगा, वृद्ध ज्वार भाटा, यानी कि जब एक ही सीध में होंगे। और जब ये विपरीत दिशा में खींचेंगे तो क्या आएगा, निम्न ज्वार भाटा आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इसकी यूज पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने बताया था कि ये सूर्य, ये चंद्र, पृथ्वी और ये चंद्रमा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये पृथ्वी के जो जल है, सूर्य को, सूर्य भी आकर्षित कर रहा है इसको, गुरु चंद्रमा भी आकर्षित कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ये विपरीत दिशा में आकर्षण हो रहा है, जिससे क्या आएंगे, लघु ज्वार भाटा आएंगे। लेकिन जब ये सीध में होंगे तीनों चीज़ें तो क्या आएंगे, वृत्त ज्वार भाटा आएंगे। एक चीज़ और, अब यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या भी देख सकते हैं आपकी, पूर्णिमा कब आएगी और अमावस्या कब आएगी, ये तस्वीरों के माध्यम से। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, जब बीच में चंद्रमा हो तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पूर्णतः चंद्रमा पर पड़ता है। इससे क्या हो जाएगा, जो चंद्रमा पर पूरी तरह से प्रकाशित होता है, जिससे कि ये जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे सूर्य पूरी तरह से चमकता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी कि बीच में क्या हो, पृथ्वी हो, तो क्या हो जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ेगा, ना कि चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, सारा प्रकाश क्या पड़ता है, पृथ्वी पर ही पड़ जाता है, जिससे कि जो सूर्य है, वो जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब चंद्रमा बीच में होगा तो उसको हम पूर्णिमा कहेंगे, और जब पृथ्वी बीच में होगी उसको हम अमावस्या कहेंगे। और जब तीनों ही एक सीध में होंगे तो कैसे ज्वार आएंगे, वृत्त ज्वार भाटा आएंगे। ठीक है ना, जो बड़े ज्वार भाटा आते हैं वो आएंगे, और ये पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं बड़े ज्वार भाटा हमेशा, और दिन में 2 बार जो है लघु ज्वार भाटा आती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ज्वार भाटा का यूज क्या है, या ज्वार भाटा किस कार्य के लिए यूज होते हैं। ज्वार, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। तो जो बड़े ज्वार होते हैं वो क्या करते हैं, नौ संचालन, अर्थात जो नौ संचालन का मतलब होता है जो पानी के संचालन में, जो जलयान होते हैं उनके संचालन के लिए सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या होता है, जल को कहाँ पहुंचाते हैं, तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, तट के सबसे ऊंचे सिरे तक, क्योंकि ये ऊंचाई तक तरंगे उठती हैं। ये समुद्र है, समुद्र से ऊंचाई तक तरंगे उठेगी, तो ये अगर जहाज यहाँ पर होगा तो ये जहाज को भी अपने साथ ले जाती है। ठीक है, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होती है। जैसे मैंने बताया ना कि जब ज्वार उठता है तो वो अपने साथ जहाज को भी ले जाता है, और ये तटों पर जहाज को पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। तो जो उच्च ज्वार होते हैं वो मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। तो जब उच्च ज्वार आते हैं तो जो तरंगे जल की उठती हैं ऊंचाई तक, वो अपने साथ क्या करती है, मछलियों को भी लेकर आ जाती है। लेकिन जब वो वापस जल जाता है तो मछलियाँ उसके साथ वापस नहीं जा पाती, जो तटों पर ही मछलियाँ रह जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि तटों पर ही मछलियाँ रह जाती हैं तो मछुआरे क्या करते हैं, आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुछ स्थानों पर क्या होता है, जो ज्वार भाटा आता है दिन में 2 बार, उससे क्या होता है, जल तट पर आता है और फिर वापस चला जाता है। इससे क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर यह किया जा भी रहा है। ठीक है ना, अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं के विषय में कि महासागरीय धाराएं कितनी तरह की होती हैं और उनका क्या यूज होता है, या किस तरह से वो प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं, वैसे मैं अगर बता दूं तो आपको, महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ठंडी महासागरीय धारा और एक गर्म महासागरीय धारा, जिसको हम ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा कहते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे अभी जब बताएंगे हम। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। तो ये क्या होती है, महासागरों के अंदर कुछ धाराएं निश्चित दिशा में हमेशा जो निरंतर एक ही दिशा में बहती हैं और नियमित रूप से बहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी धाराएं जो महासागरों के अंदर निश्चित दिशा में और नियमित रूप से बहेंगी। ठीक है, महासागर के अंदर ऐसी धाराएं जो
निश्चित दिशा में और नियमित रूप से बहेंगी उनको हम क्या कहेंगे, जल धाराएं कहते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है, तो दोनों तरह की हो सकती है महासागरीय धाराएं। आगे बात करते हैं, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो हमने ये देखा था कि ये जीरो, अगर ये मैं पृथ्वी मान लूँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस, वो 0 डिग्री अक्षांश की जो विषुवत रेखा है, ये जो गर्म जल धाराएं हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का किरणें ऐसी सीधी पड़ती हैं, तो ये क्या होती है, यहाँ पर ये उत्पन्न होती है, और यहाँ पर ये उत्पन्न होकर कहाँ, किस तरफ जाती है, ध्रुवों की तरफ जाती है, दोनों गोलार्धों में ध्रुवों की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत क्या होती है, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, और निम्न अक्षांश जब 90 डिग्री से नीचे की तरफ आते हैं, 89, 88 या 0 की तरफ आ जाएंगे, 0 की तरफ होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, निम्न अक्षांश होंगे। तो जो ठंडी जल धाराएं होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है, अगर हम ये मान लें, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो ये क्या होती है, 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में ध्रुवों के आसपास ये जो धाराएं हैं ये उत्पन्न होती है, और ये किस तरफ बहती हैं, ये भूमध्य रेखा की तरफ या निम्न अक्षांशों की तरफ ये बहती हैं। ठीक है, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराओं कहते हैं। तो शीत जल धाराएं या जो ध्रुवों पर जल धाराएं उत्पन्न होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लैब्राडोर कहते हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है गर्म धाराएं, उनको क्या कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो ठंडी जल धाराएं होती हैं उनको हम लैब्राडोर कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होती है, ध्रुवों पर उत्पन्न होती है, और ये किस तरफ बहती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ बहती है। ठीक है, और जो गर्म जल धाराएं उनको क्या कहते हैं, हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या फिर आपकी विषुवत रेखा, तीनों एक के ही नाम है, 0 डिग्री अक्षांश के, तो इसके आसपास उत्पन्न होती है। और ये किस तरफ बहती है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहती है। निम्न अक्षांश यानी कि 0, 1, 2, 3। ठीक है, जब हम 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, उच्च क्या हो जाएगा, 90 ज़्यादा है तो उच्च हो जाएगा, और 0 क्या है, कम है तो निम्न हो जाएगा, और उच्च से निम्न की तरफ यानी कि 90 से 0 की तरफ आएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि कैसे प्रभावित करती हैं, तो ये किसी भी क्षेत्र के तापमान को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब भूमध्य सागरीय जो धाराएं हैं जब वो ध्रुवों की तरफ जाती है तो वो आसपास के क्षेत्रों को गर्म करती हुई जाती है, और फिर वो वापस जब ध्रुवों पर चली जाती है तो वो ठंडी हो जाती है वहाँ जा करके, और फिर वो ठंडी होकर के जब फिर वापस ध्रुवों की तरफ आती हैं, क्योंकि ठंडी धाराएं कहाँ आती हैं, ध्रुव उस पर भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो जब ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं तो वो क्या करती है, वो आसपास के क्षेत्रों को ठंडा करते हुए आती है। तो इस तरह से एक चक्र भी बनता है और एक संतुलन की अवस्था भी बनी रहती है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं, तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर गर्म और शीत, यहाँ पर ये गर्म इधर से जा रही है और ये शीत इधर से आ रही है, तो ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। तो ये किस लिए सर्वोत्तम होता है, तो ये मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है। ठीक है, ये किसके लिए सर्वोत्तम स्थान होता है, तो ये मछली पालन के लिए। और ये कैसा स्थान होता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो जापान के जो आसपास का क्षेत्र है और जो उत्तर अमेरिका के पूर्व का तट है, उत्तर अमेरिका के पूर्व का तट, ठीक है, ये क्या है, इसके उदाहरण है। हम दिखा देते हैं आपको एक बार मैप में भी। तो ये देखिए आप, ये जापान इधर इधर है जापान, तो ये जापान के आसपास का क्षेत्र, और ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट ये वाला, ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि यहाँ से ठंडी जल धाराएं आएंगी, यहाँ से गर्म जाएंगी, तो ये आपस में मिलेगा। ऐसे यहाँ से ठंडी आएंगी, ये यहाँ से ठंडी आ रही है और यहाँ से गर्म आ रही है, तो ये आपस में मिल रही है यहाँ पर। तो ये जहाँ पर मिलती है वो क्या होगा, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के सबसे सर्वोत्तम स्थान होगा। तो उत्तरी में जापान के आसपास के क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ठीक है, याद रखेंगे। जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है, यानी कि जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलेगी, यानी कि जो मैंने बताया अभी, जापान के आसपास का क्षेत्र और जो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है उसके आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहरा। कोहरा यानी कि आपने देखा होगा अक्सर कि धुंध टाइप हो जाता है, उसको हम कोहरा बोलते हैं। तो वो कोहरे वाला मौसम वहाँ पर हो जाता है। इसके फलस्वरूप लो संचालन में बाधा आती है। तो जो जल मार्ग से हम संचालन करते हैं, जो जल मार्ग से हम यातायात करते हैं, तो उसमें क्या आती है, हमारी बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये थे हमारे पाठ के जो समरी थी वो। अब इसके ही अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हम बताएंगे वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। आइए चर्चा करते हैं। थलसाला क्या है,
तो यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहार। तो जिस प्रकार एक गमला होता है जिसमें हम पौधे को रखते हैं, तो इसी तरह से थलसाला हम गमले को कह सकते हैं। ठीक है। लवणता, तो लवणता क्या है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। अगर 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम अगर हमारे पास जल है, उसमें जितना नमक की मात्रा होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको लवणता कहेंगे। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि 1000 ग्राम में से 35 जो ग्राम होगा वो क्या होगा? नमक होगा महासागर के अंदर। ठीक है। और लवणता क्या है? 1000 ग्राम पानी में जितना नमक होगा। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम जल के अंदर कितना नमक मिलता है? वहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। ठीक है ना। तो एक हज़ार यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम जल है, वो नमक है वहाँ पर 340 ग्राम। तैराक इसमें पल्व कर सकते हैं, यानी कि तैराक इसमें बहुत आराम से तैर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो जो नमक है इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है? इसे सघन बना देती है। और जो उत्प्लावक बल है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है। उत्प्लावक बल क्या होता है? जल का जो कार्य, जल के द्वारा लगाया गया बल, जल के द्वारा जो ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है जिससे वस्तुओं को तैरने में मदद मिलती है, तो उसको हम उत्प्लावक बल कहते हैं। तो जल के द्वारा जो है अधिक बल लगता है, क्योंकि जो जल होता है सघन हो जाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तो तरंगे क्यों उत्पन्न होती है? तो पवन के कारण उत्पन्न होती है। मैंने बताया था अभी भी समरी जब पढ़ा रहे थे हम। तो पवने तरंगे होंगी वो कब उत्पन्न होगी? पवन के कारण उत्पन्न होगी। जिस दिशा में पवन बहेगी उसी दिशा में आपकी तरंगे भी बहेंगी। ठीक है। जितनी भी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होगी। तो जितनी तेज पवन समुद्र की सतह या पानी की सतह के ऊपर से पवन बहेगी उतनी ही ऊंची या बड़ी जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होगी। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। तो सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो सुनामी जब आती है तो पोताश्रय अर्थात जो तट के आसपास का क्षेत्र होता है, पोताश्रय का मतलब होता है जो तट के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यह आपका पाठ नंबर 5 जल, ये आपका समाप्त हुआ। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। जो ज्वार भाटा का जो टॉपिक था कि ज्वार भाटा कब आता है, लघु ज्वार और वृहद ज्वार कब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और जो महासागरीय धाराएँ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा। और जो हमने घटना हम डिस्कस करते हैं उसको बहुत विशेष तौर से आप याद रखिएगा। आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक अगर आपको अच्छी लगती है तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल आइकन पर प्रेस जरूर करेंगे। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन सामने आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको आने वाले हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और इस वीडियो का जो इस पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करें। और हमारी अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।